शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे जो कि कर्नाटक से आ रही। कर्नाटक में तबलीगी जमात से जुड़ी हुई है बड़ी खबर जो कि राहत भरी खबर है। बेंगलुरु के हज भवन में मुकीम 150 में से 147 अफराद के नमूने नेगेटिव आए हैं जो कि काफी राहत वाली खबर है। सिर्फ 3 अफराद के नमूने पॉजिटिव आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अब तक 114 को सेहतियाब होकर घर भी भेज दिया गया है। फिल वक्त हज भवन में 33 अफराद क़याम पजीर हैं और तमाम अफराद के नमूने निगेटिव आए हैं। 33 अफराद में से 20 अफराद बैरूनी ममालिक के भी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से आपको दे रहे हैं। तबलीगी जमात के हवाले से राहत भरी खबर है। बेंगलुरु के हज भवन में मुकीम 150 में से 147 अफराद के नमूने निगेटिव आए हैं। केरला के 10, तमिलनाडु के 2 और बिहार का 1 शख्स इनमें शामिल है। बेंगलुरु के हज भवन में दिल्ली के निजामुद्दीन से रास्त तौर पर ये तमाम लौटे हुए हैं जिन्हें क्वारंटाइन किया गया था और इनमें ऐसे अफराद भी हैं जो दिल्ली से लौटने वालों के ताल्लुक में आए थे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ हल्लुर जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ। रऊफ, एक ऐसे वक्त में ये तमाम आंकड़े निगेटिव आए हैं जब हम मुख्तलिफ रियासतों में रोजाना बात करते हैं और आंकड़े मजीद बढ़ते जा रहे हैं, काफी राहत भरी खबर है ये। जी बिल्कुल भी ये एक बड़ी राहत की खबर है चूंकि 150 अफराद में सिर्फ 3 पॉजिटिव करार दिए गए हैं और बाकी के तमाम 147 अफराद के नमूने नेगेटिव आए हैं और इनमें कई अफराद को जो है सेहतयाब करार देते हुए घरों को भी रवाना कर दिया गया है। तो इस लिहाज से बेंगलोर के हज भवन में जो निजामुद्दीन दिल्ली से जो चंद अफराद लौटे हुए थे या फिर इन अफराद के ताल्लुक में आए हुए थे, तो इन तमाम को जो है क्वारंटाइन किया गया था हज भवन में और यहाँ पर जो है चंद दिनों तक इन्हें रखते हुए इनका टेस्ट किया गया। इनके नमूने जो है लेबोरेटरी भेजे गए और रिपोर्ट जैसे ही आ गई तो सबों ने यहाँ पर राहत की सांस ली है। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं हज भवन के क्वारंटाइन सेंटर के नोडल ऑफिसर एजाज अहमद। एजाज अहमद साहब, बताइए क्या हालात हैं हज भवन के? हमारे हज भवन को 100 अफराद से शुरू किया गया था जिन पर शक किया गया था। मुकम्मल 150 यहाँ पर मौजूद थे, उसमें 3 पॉजिटिव करार दिए गए। उन लोगों को आइसोलेशन सेंटर एक विक्टोरिया हॉस्पिटल और राजीव गांधी हॉस्पिटल को भेज दिया गया। बाकी जितने भी लोग थे जैसे ही उन्हें नेगेटिव पाया गया, अपनी अपनी सहूलतों के बिना पर हम अपने वॉलंटियरों को ही बुलाकर उनके जरिए, उनके व्हीकलों के जरिए हमने इनके डेस्टिनेशन, इनके घरों को पहुंचाने की जो मुहिम थी उसको हमने मुकम्मल की है। और इस वक्त हज भवन में मेरे साथ 33 लोग बच गए हैं जिसमें फॉरेनर्स भी हैं और दूसरे स्टेट के हैं और इनको भी हम भेजने की कोशिश हमारी मुसलसल जारी है। रऊफ, आपके साथ जो मौजूद है, अगर वो फोन लाइन पर है नोडल अफसर हज भवन तो उनसे सवाल करिएगा। अगर आप मुझे सुन पा रहे होंगे, फोन लाइन पर मौजूद नोडल अफसर, आप अगर अपना नाम एक बार फिर से दोहरा देंगे तो एजाज अहमद नोडल ऑफिसर। एजाज साहब, आपसे सवाल ये, आपने कहा कि जो जिनके नेगेटिव आए हैं नमूने, उन्हें घर ले जाने की भी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें, क्या तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों के ताल्लुक से कोई जानकारी हज भवन के पास और है? क्या इसके अलावा भी लोग वहां पर क्वारंटाइन हैं अभी इस वक्त फिल वक्त? इस वक्त जो मेरे पास जो क्वारंटाइन है 33 मेंबर्स हैं, 33 मेंबर्स मेरे पास हैं जी। जितने भी लोग यहाँ पर आए थे वो मरकज से मुंसलिक लोगों को शुबा करके ही यहाँ पर लाया गया था जी। उनमें से सिर्फ 3 पॉजिटिव पाए गए थे, बाकी के पूरे नेगेटिव आए और इनमें हमने 33 को छोड़कर बाकी सबको उनके घर पहुंचा दिए हैं हम जी। कल रात आखिरी हमारा जो बैच जो गया था वो 6 आदमियों का बैच था, सब मकान पहुंच चुके हैं जी। एजाज साहब, बाकी जो 33 हैं जिन्हें अभी भी रखा गया है हज भवन में, उन्हें भी क्या अपने अपने मकाम तक पहुंचाने की तैयारी है? मैं अगर ये कहूं कि उसमें से 10 जो है वो इंडोनेशियन है, 9 किर्गिस्तान के हैं और 1 सूडानी है।
जी बाकी 10 जो है वो केरला के हैं, 2 तमिलनाडु के हैं और 1 बिहार के हैं। जी, बेहद शुक्रिया एजाज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। तो रऊफ अहमद हल्लुर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे, उन्होंने हज भवन के नोडल अफसर से बातचीत भी कराई न्यूज़ 18 उर्दू की। आपका भी बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रऊफ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। इस वक्त दूसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आ रही है। कोरोना के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि कोरोना के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। ये अर्जी हॉटस्पॉट इलाके के हर शख्स का टेस्ट हो, इस हवाले से दाखिल की गई है। इलाहाबाद के एक लॉ के तलबा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट मरकज को दे हिदायत ताकि हर शख्स का टेस्ट हो सके। इस अर्जी में ये तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ इस लॉ स्टूडेंट का मानना है कि ऐसा करने से कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। इस लॉ के स्टूडेंट ने, तलबा ने, यह दावा किया है कि अगर सरकारें ऐसा करेंगी तो कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। कोरोना के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, हॉटस्पॉट इलाके के हर शख्स का टेस्ट हो, ऐसा इलाहाबाद के एक लॉ स्टूडेंट कह रहे हैं। अर्जी उन्होंने दाखिल कर दी है। इसके अलावा उन्होंने क्या क्या बातें अपनी अर्जी में शामिल की है? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई है, उस अर्जी में साफ तौर से उन्होंने मांग की है कि जो हॉटस्पॉट के इलाके हैं, जिसको फिलहाल दिल्ली सरकार या यूपी सरकार ने लॉकडाउन के तहत उसको अति संवेदनशील घोषित किया गया है, उन तमाम जगहों के घरों में कोरोना का जो टेस्ट है, उसके लिए जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम को उतारा जाए, ताकि प्रत्येक घरों में जो कोरोना पॉजिटिव संक्रमण का जो डर है उसको लेकर जांच की जाए। और इसकी मांग फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से की है। और सना, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया था अपने आदेश में कि जितने निजी लैब हैं वहां पर कोरोना का जो टेस्ट हो रहा है वो फ्री कराया जाए, और जो उसकी जो रकम है, यानी कि 4500 जो उसका फीस है, उसका खर्चा सरकार वहन करे। और ऐसे में अब ये याचिका कहीं ना कहीं दोनों कड़ियों को जोड़ती है, क्योंकि जिस तरह कोरोना संक्रमण की फीस है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और अगर सरकार ने कुछ प्लेस को आइडेंटिफाई किया है और ये कहा है कि ये हॉट जोन है, और अगर उन इलाकों के प्रत्येक घरों में जांच की जाएगी तो एक क्वांटिटी पता चल जाएगी मरीजों की कि क्या वाकई वो इलाका संवेदनशील है, वाकई वहां पर मरीज या नहीं। बिल्कुल, और एक ऐसे वक्त में काफी अहम हो जाता है क्योंकि इसके फैलाव की वजह से ही तशवीश बनी हुई है, और जब इस तरह का अमल अगर शुरू किया जाता है या जाएगा तो काफी सहूलत हो सकेगी। बेहद शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी फराहम करने के लिए। रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। एमपी में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। सूबे के 19 अजला में कोरोना वायरस से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और 19 अजला में ये कोरोना वायरस दस्तक दे चुका है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 438 हो गई है। वहीं अब तक सूबे में कोरोना वायरस से 33 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एमपी में कोरोना वायरस को लेकर सबसे ज्यादा पेचीदा सूरत-ए-हाल इंदौर में है। इंदौर में अब तक कोरोना वायरस के 235 मरीज सामने आ चुके हैं, और वहीं इंदौर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 23 हो गई है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान की हिदायत पर एमपी के 15 अजला में हॉटस्पॉट बनाकर निगरानी रखी जा रही है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने सूबे में कोरोना वायरस की बढ़ती तादाद को देखते हुए जहां सूबे में लॉकडाउन जारी रखने का इशारा दिया है, तो वहीं रायसेन जिला के लिए खुशी की खबर यह है कि वहां आज से लॉकडाउन को हटा दिया गया है। लॉकडाउन की वजह से शब बारात के दिन लोगों ने कब्रिस्तान पर अपने मरहूमों को फूल पेश नहीं किए। मुसलमानों ने पूरी तरह लॉकडाउन पर अमल किया, क्योंकि तमाम मुफ्ती, मौलाना और शहर काजी ने मुसलमानों से अपील की थी कि लोग अपने घरों में रहकर ही इबादत करें। इसी के मद्देनज़र लोगों ने घरों में रहकर ही इबादत की। घर में बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी इबादत की और दुआएं मांगी। अजमेर शहर के इंद्रकोट में छोटे बच्चे हाथ में तस्बीह, कुरान लेकर इबादत करते हुए नजर आए। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है पूरे मुल्क में, उसके हिसाब से हमने कल ही तमाम लोगों से अपील की थी, बारगाह गरीब नवाज से, तमाम मुसलमानान अजमेर और आलम इस्लाम जहाँ जहाँ पर भी मुसलमानान हिंद जहाँ भी बसते हैं, उन तमाम लोगों को बारगाह सरकार गरीब नवाज से हमने अपील की थी कि इस लॉकडाउन के चलते, इस
कोरोना जैसी वबा के चलते जो भारत सरकार ने ये लॉकडाउन डिक्लेयर किया है उसके ऊपर मुकम्मल अमल करें। उसको देखते हुए हमने कल ही इस बात का ऐलान किया था कि आप लोग ना तो कब्रिस्तान जाने की कोशिश करें और अपने अपने घरों में ही तमाम नवाफिल अदा करें, शब बारात की जो लोग कर रहे हैं अभी, और ज़िक्र व अज़कार करें, कसरत से इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें और अपने रूठे हुए रब को मनाने की कोशिश करें। आलिम दीन मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि हम अवाम के मशकूर हैं कि इन्होंने शरीयत के अहकाम की पाबंदी की और लॉकडाउन के तकाज़ों को भी मलहूज़ नज़र रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करते हैं शब बारात की और विलादत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की। उसके साथ हम आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करने के साथ अपने हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने उलमा और कायदीन की अपील को कबूल किया और माना, और उन्होंने कल शब बारात के दिन घर के अंदर रह के पुरअमन तरीक़े से शब बारात मनाई और इबादत की घर के अंदर। और इसी के साथ उन्होंने अपने मुल्क का जो कानून है उसको भी एहतराम के साथ कबूल करते हुए लॉकडाउन का पूरा ख्याल किया। बहरहाल आप हमेशा अपने अवाम से इसी बात का मुंतज़िर हूँ कि अपने कायदीन का एहतराम करें और अपने मुल्क के कानून का एहतराम करें। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। कई बड़ी बीमारियों का खर्चा लाखों तक जा सकता है। आज ही 1 करोड़ का हेल्थ। न्यूज़ 18 नेटवर्क। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus. सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। बंगलुरु के मुज़फ्फराबाद में रहने वाले शुमाली हिंदुस्तान के मजदूरों को भी राशन फराहम किया जा रहा है। लॉकडाउन के सबब मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में हजारों की तादाद में मजदूर बेरोजगारी का शिकार हैं। निजी कंपनियों ने शहर की मशहूर तंजीम रोटी चैरिटी को 5000 खानदानों तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। समाजी कारकुन सैयद गुलाब की सरपरस्ती में मकामी अफराद और मजदूरों के साथ शुमाली हिंद के मजदूरों को भी राशन तकसीम किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान कई मजदूरों को एक वक्त का खाना मिलना मुश्किल है। ऐसे में ये इस तरह की इंसानियत और समाजी खिदमत की ज़रूरत है शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है। कुछ नहीं मिल रहा है, इधर ऐसा ही मिल रहा है। वो कौन सा एजेंसी हम लोग को खाना दे रहा है, हम लोग इधर ले रहा हो खाना आके। सिक्योरिटी लोकल एजेंसी में काम करता हूँ, उसमें पैसा भी नहीं मिल रहा है लोकल एजेंसी को। सोनिया गांधी आज शाम कांग्रेस वज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगी। कोरोना वायरस के ताल्लुक से वज़राए आला के साथ तबादले ख्याल करेंगे और कांग्रेस की जानिब से क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है इस पर बातचीत होगी। हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़ रही हैं। रंजिता, हम ये देख रहे हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कई मरतबा तमाम वज़राए आला से बातचीत कर चुके हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद, और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि आज सोनिया गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाली हैं। क्या लगता है कोरोना के हवाले से कांग्रेस क्या कुछ स्टेप उठा सकती है?
जी सना, खबर ये आ रही है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज शाम जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगी। हालांकि अब तक इस बैठक की पुष्टि नहीं हो पाई है। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई है वो यही कि शाम 4 बजे ये बैठक रखी गई है और तमाम जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, इसके अलावा हम पुडुचेरी में भी कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में कांग्रेस शासित सरकार है, हालांकि वहां जेएमएम के साथ कांग्रेस सरकार बनाई हुई है। तो इन तमाम राज्यों में बातचीत की जाएगी, कोरोना को लेकर अपडेट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अपडेट देंगे कि किस तरह से उनके राज्यों में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही सना एक और खबर निकल आ रही है, सोनिया गांधी कल यानी 11 तारीख को कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है सभी राज्यों में, उन प्रदेश अध्यक्षों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगी। बताया जा रहा है ये भी कोरोना अपडेट को लेकर है और राज्यों में किस तरह से राहत बचाव कार्य के लिए कांग्रेस पार्टी काम करे, किस तरह से सरकार को मदद करे, इस बाबत इस बैठक में दिशा निर्देश जारी किया जाएगा सोनिया गांधी के द्वारा। सना, आज यूपी कांग्रेस की जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा है। 2 पन्नों के इस पत्र में उन्होंने सीएम को कई सुझाव भी दिए हैं। ये भी कहा है कि जिस तरह से अब तक जो अपडेट आए हैं उत्तर प्रदेश में सिर्फ 7,000 तक के जो टेस्ट है वो किए गए हैं और आबादी, क्योंकि एक घनी आबादी है उत्तर प्रदेश में, एक बड़ा प्रदेश माना जाता है। हालांकि इस बाबत राज्य सरकार जो है वो भी अलग अलग मापदंड जो है वो तैयार किए हुए हैं। राज्य सरकार जो है वो हॉटस्पॉट कई जगहों पर, कई इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित कर उसको पूरी तरह से सील किया है। लेकिन इसके अलावा भी और कौन कौन से चीजें होनी चाहिए उसको लेकर भी जो है वो एक एडवाइस जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस की तमाम खबरों को ट्रैक करती हैं, ऐसे में आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, हमने देखा था कि मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने सेंटर पर यह इल्जाम लगाया था कि उनकी तरफ से जो मदद मांगी जा रही है उसे पूरी तरह से मदद भी नहीं दी जा रही है, मरकजी सरकार, केंद्र सरकार मदद नहीं दे रही है। ऐसे में क्या ये कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं वहां भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिल रहा है? जी देखिए, निश्चित तौर पर सना, कल जो छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, उन्होंने मीडिया से बात की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के जो मीडिया है उनसे उन्होंने बातचीत की थी और उस समय भी उन्होंने यही आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जिस तरह मदद करनी चाहिए फाइनेंशियली, वो मदद कई राज्यों को नहीं दी जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी आता है। उनकी मांग साफ तौर पर ये थी कि जिस तरह से लोगों को पेंशन स्कीम के तहत जो पैसे दिए जाते हैं उसमें बढ़ोतरी की जाए, जो गरीबी रेखा लगाए जा रहे हैं मरकजी सरकार पर। वहीं अब देखना ये होगा कि जब आज सोनिया गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम कांग्रेस के वज़ीर आला से मुखातिब होंगी तो क्या कुछ तबादले ख्याल किया जाएगा और देखना ये होगा कि सुझाव भी क्या दिया जाता है वज़ीर आला को। बेहद शुक्रिया रंजिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तमाम वज़ीर आला के साथ मीटिंग करने वाले हैं। कोरोना से मुताल्लिक रियासतों के एक्शन प्लान का जायजा लेंगे। लॉकडाउन बढ़ने पर भी तबादले ख्याल हो सकता है। तो बार बार हमने देखा कि कई रियासतें भी ये मरकजी हुकूमत से अपील कर चुकी हैं कि लॉकडाउन की जो सीमा है, समय सीमा, उसे बढ़ाया जाए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, कोरोना से लड़ना है तो लॉकडाउन को बढ़ाना होगा, क्या लगता है कि इस ताल्लुक से कल ये फैसला हो जाएगा? देखिए, अभी कहना ये ठीक नहीं होगा कि कल जो बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें इस पर फैसला हो जाएगा। ये जरूर है कि जो कल बैठक होगी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मंत्रियों से जरूर इस बात को लेकर चर्चा करेंगे और उनके मन को भी टटोलेंगे कि आगे कोरोना महामारी को लेकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको बता दूं कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पहले ही इस बात को प्रधानमंत्री को यह बात से अवगत करा दी है कि कोरोना महामारी को लेकर जो है ये जो लॉकडाउन की अवधि है उसको बढ़ाई जाए, क्योंकि ये जो महामारी से पीड़ित जो लोग हैं उसकी संख्या में कमी नहीं आ रही है। और ऐसे में अगर अभी इस लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाता है तो इसमें बढ़ोतरी हो सकती है।
तो संभावना है कि कल उनके मन को टटोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद फिर रिव्यू बैठक होगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी सभी राज्यों के सेक्रेटरी से बात करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि ये जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाई जाए या फिर क्या किया जाए। जी, तो ये कहना कबल वक्त होगा कि कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तमाम वज़ीर आला से मुखातिब होंगे और इसमें ये फैसला ले लिया जाए कि लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। बेहद शुक्रिया अनुप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इस वक्त, जो कि कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में तबलीगी जमात के हवाले से राहत भरी खबर है। कुछ देर पहले भी हमने आपको इस हवाले से खबर दी थी। बेंगलुरु के हज भवन में मुकीम 150 में से 147 अफराद के नमूने निगेटिव आए हैं। सिर्फ 3 अफराद के नमूने पॉजिटिव आए हैं। अब तक 114 को सेहतियाब होकर घर भी भेज दिया गया है। और कुछ देर पहले नोडल अफसर भी जुड़े हुए थे हज भवन के। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 33 अफराद अभी बचे हुए हैं, जिनका ताल्लुक बैरूनी ममालिक से है, जो इस वक्त हज भवन में मुकीम है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ अल्लूर एक बार फिर से जुड़े हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। बड़ी राहत भरी खबर है रऊफ, एक ऐसे वक्त में जब मरकज तबलीगी मरकज से जुड़े हुए केसेस सामने आ रहे हैं और ज़्यादातर केसेस पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक से ये बड़ी खबर कि यहाँ जितने नमूने लिए गए उनमें से सिर्फ 3 पॉजिटिव आए हैं, बाकी 147 निगेटिव आए हैं। जी बिल्कुल, रियासत कर्नाटक में ख़ास तौर पर तबलीगी जमात के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सबसे ज़्यादा मैं बताता चलूं कि बेंगलुरु के हज भवन, जिसे क्वारंटाइन सेंटर करार दिया गया है, यहाँ पूरे शहर में सबसे ज़्यादा अफराद को रखा गया है। और अब 150 अफराद में से 114 अफराद अपने घर लौट चुके हैं। 3 अफराद के नमूने पॉजिटिव आने की वजह से उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों को भेजा गया है। और 33 अफराद इस वक्त जो है बेंगलोर के हज भवन में मुकीम हैं, जो नेगेटिव हैं, लेकिन इन्हें जो है बैरून रियासत और बैरून ममालिक होने की वजह से उन्हें हज भवन में रखा गया है। तो इस पूरी हज भवन की निगरानी कर रहे हैं, हज भवन क्वारंटाइन सेंटर की निगरानी कर रहे हैं नोडल ऑफिसर सैयद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए एजाज साहब, क्या तजुर्बा रहा है आपका और कितनी अच्छी खबर है तबलीगी जमात के लिए? हम यहाँ पर अप्रैल 1 तारीख को हम यहाँ से अपना क्वारंटाइन सेंटर को हमने शुरू किया। हज भवन की मानी ये नहीं कि यहाँ पर जो हमारे कमरे हैं वो किसी 3 स्टार होटल से कम नहीं है। बस इतना है कि यहाँ पर काम करने के लिए जिस तरह होटलों में जैसे हाउसकीपिंग और अटेंडेंट्स मौजूद होते हैं, इस किस्म की यहाँ पर कोई सहूलतें नहीं थीं। 1 अप्रैल को हमने शुरू किया। पहले दिन 100 लोग यहाँ पर जो मशकूक थे, जो मरकज़ के लिहाज से जो अलग एक महकमा है, जो पुलिस का महकमा जो वो काम करता है, वो लोग जो यहाँ पर ले आए थे। मेरी ज़िम्मेदारी इन लोगों को यहाँ पर रखना है, इन लोगों के लिए खाने के इंतज़ामात करने हैं और मेरे साथ जो डॉक्टरों का जो अमला है वो हम दोनों एक साथ काम करते हैं। यहाँ पर हमने इनको रखा। पहले 1-2 दिन में हमें कुछ सी तकलीफ़ें सी महसूस हुई, लेकिन तीसरे दिन से जो हम स्ट्रीमलाइन हुए हैं, बिल्कुल बाकायदा यहाँ पे जितने भी थे इन लोगों को हमने खाना मुहैया किया है, इन लोगों की सर्विसें हुई हैं, इन लोगों को जितने भी डॉक्टर्स अटेंड करना है वो लोग डॉक्टर अटेंड करते रहे हैं। हम बाकायदा इस 150 में 3 पॉजिटिव आए हैं, इनको हम आइसोलेशन के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल में 2 और राजीव गांधी हॉस्पिटल में 1 को हमने भेज दिया है। और जितने भी लोग जो नेगेटिव थे उनको उनके घरों में 3 दिनों में, पहले दिन 76, 26 और 6, इस तरह हमने अपने वॉलंटियरों को ही अपने व्हीकलों में बुलवाकर उन्हीं के व्हीकलों में हमने वॉलंटियर्स उनके घरों तक उन्होंने रखा है। मगर हुकूमत ने इन्हें कहा कि अगर इनको किसी को पेमेंट चाहिए तो हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन हमारे वॉलंटियर्स ने इनकार किया है। ये हज की खिदमत किया करने वालों में से हैं, खाने वालों ने भी इनकार किया है और ये मेहनत करने वालों ने भी इनकार किया है। ये खुद अपने बिल्कुल, बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए रऊफ अहमद हल्लूर और नोडल अफसर से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और अब आइए आपको लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहां एक मां ने ममता की बेनज़ीर मिसाल पेश की है। अपने बेटे को वापस लाने के लिए 1400 किलोमीटर का सफ़र स्कूटी पर किया। नींद भुलाकर, थकावट से परे और चेहरे पर किसी तरह का शिकन नहीं। ये माँ है जिसके लिए सब कुछ मुमकिन है। माँ की ममता की अनोखी मिसाल
अपने बेटे को घर लाने के लिए 1400 किलोमीटर का किया सफर। लॉकडाउन में फंस गया था बेटा। तेलंगाना के निजामाबाद से 1400 किलोमीटर का किया सफर। मां रजिया बेगम ने पेश की ममता की अनोखी मिसाल। मां की ममता के सामने इस दुनिया की सारी चीजें कमतर हैं। उसकी कोई मिसाल पेश नहीं की जा सकती। यही वजह है कि मां का दर्जा दोनों जहानों में सबसे आला, बरतर और सबसे ऊंचा रखा गया है। ऐसे ही एक मां ने ममता की एक और बेमिसाल नजीर पेश की है। तेलंगाना में जिला निजामाबाद के बोधन टाउन की मकीन स्कूली टीचर रजिया बेगम इन दिनों सुर्खियों में है। रजिया बेगम अपने पुख्ता अज़्म और हौसले का मुजाहरा करते हुए 1400 किलोमीटर सफर करके नेलोर में फंसे हुए अपने बेटे को वापस लाने में कामयाब रही। रजिया बेगम ने बोधन में एसीपी को अपनी बिपता सुनाई, जिस पर उन्हें सफरी इजाजतनामा दिया गया। मेरा बेटा एक दोस्त की मदद करने रहमताबाद गया था, लेकिन वो वहीं फंस गया। 1 महीने पहले गया था वो। मैं उसे रोज फोन कर रही थी। 4 व्हीलर की इजाजत ना होने पर मैंने 2 व्हीलर पर अपना सफर शुरू किया। मैंने 1 दिन और 1 रात मुसलसल सफर किया। पुलिस वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। नेलोर के रहमताबाद में रजिया बेगम का बेटा तालीम हासिल कर रहा है। रजिया बेगम ने अपने छोटे बेटे को लाने के लिए अपने बड़े बेटे को नेलोर जाने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें खौफ था कि पुलिस समझेगी कि लड़का तफरीह के लिए निकला है। 48 साल की खातून के इस कारनामे पर सभी हैरत ज़दा हैं। पीर के रोज रजिया बेगम बोधन से निकली थी और बुध की शाम वो वापस बोधन पहुंच गई। ऐसी तमाम माओं के जज्बों और हौसलों को न्यूज़ 18 सलाम पेश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।